इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। ये जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्जाम या अगर मेन एग्जाम भी एमसीक्यू पैटर्न पे होता है तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी अगर आपके यहाँ रिटन पैटर्न पे एग्जाम होता है तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस केवल इंग्लिश में है, फिर भी मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बता दूंगा। आगे के अब जितने भी सीरीज आएंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर ट्रांसलेट करवा रहा हूं, तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ये इंग्लिश में है लेकिन फिर भी मैं हिंदी में आपको इसको समझा दूंगा। अगर कोई हिंदी माध्यम से ही देखना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन क्वेश्चंस को समझने में और इसका आंसर देने में, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पार्ट बी का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका यूनिट नंबर 5 हम लोग पूरा थ्योरी कवर कर चुके हैं। उसके सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 5 के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइए। ये जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स के लेक्चर थ्योरी लेक्चर्स वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अभी आज हम लोग ये जितने भी इस यूनिट नंबर 5 में टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स से जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सर्किट। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या करने के लिए किया जाता है, जो ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट में क्या करने के लिए किया जाता है। जो कोई भी सर्किट होता है ट्रांजिस्टर का उसमें बायसिंग क्यों किया जाता है। पहला प्रॉपर डायरेक्ट करंट के लिए, दूसरा प्रॉपर अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तीसरा द बेस करंट स्मॉल, कलेक्टर करंट स्मॉल। देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर अल्टरनेटिंग करंट बायसिंग का अल्टरनेटिंग करंट से कोई लेना देना नहीं है। बायसिंग के बाद सिग्नल दिया जाता है तब अल्टरनेटिंग करंट का वहां पे रोल आता है। कलेक्टर करंट स्मॉल ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे। बेस करंट स्मॉल वो तो होता ही है, लेकिन बायसिंग जो किया जाता है वो मेनली डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का बायसिंग ही इसलिए किया जाता है कि जो उसमें जो करेंट्स हैं, कलेक्टर करंट चाहे बेस करंट चाहे इमिटर करंट, उनका वो जो डीसी करंट है वो प्रॉपर जितना होना चाहिए, जितना सर्किट के लिए जरूरी है वो सब सेट हो जाए। कैसे पता चलेगा कितना जरूरी है? बस उतना होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो सैचुरेशन रीजन या फिर कट ऑफ रीजन में ना होके एक्टिव रीजन में हो, जो क्यू पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो और इसके लिए हमारा इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कलेक्टर रिवर्स बायस। यही सब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को सेट करने के लिए ये बायसिंग की जाती है, ठीक है। इसके लिए आप लोग जाके हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग का वीडियो देखिए जो क्यू पॉइंट करके लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना है और काफी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। वो आप जाके वो वीडियो देखिए, वहां पर पूरा समझ में आ जाएगा आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड क्यू पॉइंट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट्स करता है? तो वैल्यूज ऑफ आईसी एंड वीसी व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड। नहीं, ये तो गलत है। जब आप सिग्नल अप्लाइड कर देंगे तब तो ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करने लगता है, फिर ऑपरेटिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग पॉइंट को सिग्नल अप्लाई करने से पहले सेट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल, नहीं सिग्नल की बात ही नहीं करना है, ऑपरेटिंग पॉइंट में सिग्नल की अभी बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी, यही सही होगा। यानी जब हम लोग सिग्नल नहीं लगाए हैं, सिग्नल जीरो है, तब कितना कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू इमिटर का वोल्टेज है वो निर्धारित करता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अगला है द पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग इज यूज्ड इन एम्पलीफायर टू। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बायसिंग होता है वो एम्पलीफायर में क्यों किया जाता है? मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट तो यही है। देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग में मैंने पहले लाइन में ही आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग इसलिए की जाती है ताकि जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है अल्फा एंड बीटा उससे हम लोग इंडिपेंडेंट बना दे किसको? ऑपरेटिंग पॉइंट को। नेक्स्ट है रिड्यूस द डीसी बेस करंट। ऐसा कोई बात नहीं है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्किट, ये भी गलत है, बल्कि बायसिंग करने से तो और कॉस्ट बढ़ जाता है सर्किट का। लिमिट द इनपुट एसी सिग्नल गोइंग, यहाँ पे इनपुट सिग्नल ऐसा सिग्नल की कोई बात ही नहीं करना है, ठीक है। अगला चलते हैं, द क्यू पॉइंट इन ए वोल्टेज एम्पलीफायर इज सेलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन बिकॉज। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि क्यों ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में रखते हैं। पहला, इट गिव्स द बेटर स्टेबिलिटी,
ठीक है, इट गिव्स द बेटर स्टेबिलिटी। ओके, और देख लेते हैं, द सर्किट नीड्स ए स्मॉल डीसी वोल्टेज, ये तो नहीं होना चाहिए। द बायसिंग सर्किट देन नीड लेस नंबर ऑफ रजिस्टर, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। इट गिव्स डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट। क्यू पॉइंट इन वोल्टेज एम्पलीफायर इन सेलेक्टेड मिडिल ऑफ द रीजन, बिकॉज ये देखिए बेटर स्टेबिलिटी के लिए तो हम लोग बायसिंग करते हैं। ठीक है, बायसिंग क्यों करते हैं? ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में हो। क्यों एक्टिव रीजन में हो? ताकि जो आउटपुट हो वो हमारा ठीक से मिल सके। तो इसका ये पहला और दूसरा दोनों बहुत ही क्लोज दोनों दिए गए हैं, पर इसका जो सही आंसर होगा वो डी ही होगा। ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करना मतलब बायसिंग करना बेटर स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है सॉरी, लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के मिडिल में रखना ये इसलिए किया जाता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करे तो हमारा आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। ठीक है, तो इसका लास्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, थर्मल रन अवे अकर्स। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अगर आप हमारे थ्योरी के वीडियो देखें तो ये क्वेश्चंस आप देखते ही कर लेंगे। ठीक है ना, अगर आपको वो थ्योरी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 5 के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सारे थ्योरी के वीडियोस मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के। थर्मल रन अवे अकर्स, मतलब थर्मल रन अवे यानी जो ट्रांजिस्टर जो है थर्मल रन अवे कर जाता है, जल जाता है, वो क्यों होता है? व्हेन कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड, नहीं ये तो गलत है, कलेक्टर को तो रिवर्स बायस रखना ही है। When ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड, तो सबसे सही तो अभी फिलहाल यही लग रहा है। इमिटर इज फॉरवर्ड बायस, भाई इमिटर तो फॉरवर्ड बायस होता ही है। अगर इमिटर फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर रिवर्स बायस हो तो थर्मल रनअवे होगा ही नहीं। जंक्शन कैपेसिटेंस इज हाई, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी इसका बी पार्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर की बायसिंग नहीं की जाती है तो ट्रांजिस्टर का थर्मल रन अवे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज्ड। बेस रजिस्टर मेथड का जनरली यूज किया जाता है एम्पलीफायर सर्किट में। तो एम्पलीफायर सर्किट में तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यूज करते हैं, स्विचिंग सर्किट में, कहीं कहीं स्विचिंग सर्किट में इसका यूज होता है, रेक्टिफायर सर्किट में नहीं, रेक्टिफायर सर्किट में तो डायोड का यूज होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का वहां पे यूज नहीं होता है, रेक्टिफायर में तो डायोड का यूज होता है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा तो इसका बी पार्ट ही सही होगा। ठीक है, 6 का बी पार्ट। 7 पे आते हैं, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज, एक बार फिर पढ़ते हैं, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज दैट ऑफ बेस बायस। तो इसका देखते हैं, देखिए कलेक्टर फीडबैक सर्किट में याद है जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो लेस देन β+1 आता है, जबकि बेस रजिस्टर बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर S = β+1 आता है। तो मेरे ख्याल से यही होगा, लेस देन, मतलब कलेक्टर फीडबैक सर्किट का जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो बेस रजिस्टर मेथड बायस से कम होता है। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को कराया गया है, बहुत अच्छे से कराया गया है थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू चेंज इन ICBO, चेंज इन, ये तो चेंज ही नहीं होता, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है रेजिस्टेंस, लेकिन वो उसका कोई रोल नहीं है। ये होगा ICBO, जो लीकेज करंट होता है। देखिए जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हमेशा लीकेज करंट ICO या ICEO भी लिखते हैं या फिर ICBO कॉमन बेस वाले के लिए, ये तीनों लीकेज करंट हैं। तो ये जो लीकेज करंट है ये टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। तो ठीक है, इसका आंसर ए पार्ट ही होगा। इसका मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट भी बना के आप लोगों को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर द बेस रजिस्टर बायस। अभी तो मैंने बताया बेस रजिस्टर बायस यानी फिक्स्ड बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है, β+1 होता है। ठीक है, ठीक है, 9th का सी β+1 होता है। 10th क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ VBE, यानी टेम्परेचर बढ़े तो बेस टू इमिटर जो वोल्टेज है वो क्या होता है, तो वो हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे VBE वो डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 10th सी। क्वेश्चन नंबर 11th,
फॉर ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन। मतलब जब ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो वो किस रीजन में काम करता है, तो अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि वो एक्टिव रीजन में काम करता है। जब भी ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट या जिसे क्यू पॉइंट, क्यूसीएन पॉइंट भी कहते हैं, वो हमेशा एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो डीसी लोड लाइन होता है ट्रांजिस्टर का, वो उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का डीसी लोड लाइन हैज पॉजिटिव स्लोप, ये गलत है, हैज निगेटिव स्लोप जी। ठीक है, डीसी लोड लाइन यहाँ पे जो है, मान लीजिए ये कलेक्टर करंट इधर हो गया, और ये मान लीजिए VCE आउटपुट वोल्टेज कॉमन इमिटर के लिए VCE, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है उसका वो निगेटिव ही होता है। ठीक है, और डीसी लोड लाइन का नेगेटिव स्लोप। डज नॉट कंटेन क्यू पॉइंट, ये भी गलत है, क्यू पॉइंट तो कंटेन करता ही। प्लॉट ऑफ आईसी वर्सेस आईवी, नहीं ये भी गलत है, आईसी वर्सेस आईवी का थोड़ी होता है, यहाँ पे आईसी होता है आउटपुट करंट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होता है। अब वो आउटपुट वोल्टेज अगर इमिटर कॉमन हो तो VCE बनेगा, अगर बेस कॉमन हो तो VCB बनेगा। ठीक है, हालांकि कॉमन इमिटर में ही एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो ये इसका ग्राफ होता है डीसी लोड लाइन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ बायसिंग सर्किट। ये मैं चिल्ला के बताता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैं लगभग हर लेक्चर में बताया हूं कि किसी भी सर्किट का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है, और सबसे कम से कम इसकी वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूरा का पूरा बायसिंग इसीलिए किया जाता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर को कम से कम लाया जाए, 1 के पास लाया जाए। द बायसिंग सर्किट दैट गिव्स द बेस्ट स्टेबिलिटी टू क्यू, यानी वह बायसिंग सर्किट जो ऑपरेटिंग पॉइंट को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है वो कौन सा होता है, तो मैंने बताया ही है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ही आज के समय में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एम्पलीफायर सर्किट में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर को बायसिंग देता है। इस केस में स्टेबिलिटी फैक्टर हमने कैलकुलेट करके भी देखा था पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में, वो लगभग 1 के आसपास आता है, जो कि सबसे बेटर बायसिंग है। The collector characteristics of common emitter transistor may be used to find its, यानी कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है। देखिए, पहली बात, कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट रेजिस्टेंस तो निकलेगा ही नहीं, बेस करंट और वोल्टेज गेन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्या निकलेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम लोग कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मोर वाइडली यूज देन जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव स्मॉल लीकेज करंट। वैसे आंसर तो पहला ही सही है, बाकी सब भी देख लेते हैं। दे हैव बेटर स्टेबिलिटी, ये कोई मतलब नहीं हुआ, स्टेबिलिटी तो वो बायसिंग पे निर्भर करेगा। दे हैव स्मॉल डिप्लीशन लेयर, ये तो टेक्नोलॉजी से एडजस्ट किया जा सकता है बनाते वक्त। दे हैव लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे ये लीकेज करंट ही मेन है। ठीक है, सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है ट्रांजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ BJT बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर के ही बारे में बोला जा रहा है। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ मतलब किसमें लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे ये कलेक्टर होगा। ठीक है, कलेक्टर करंट, ये इसी से तो आउटपुट लेते हैं हम लोग। 18वां, लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज, लीकेज जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट जो होता है वो कितना होता है, तो वो हाई तो होता ही है उसमें, वेरी हाई। नेक्स्ट है, इन कॉमन बेस मोड द ग्राफ प्लॉटेड फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, कॉमन बेस है ना, तो अगर बेस कॉमन हो गया, ये मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे हमें बेस कॉमन करना है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, ये बेस हो गया, ये इमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। मान लीजिए ये PNP है, तो यहाँ बेस कॉमन हो गया, ये इमिटर हो गया, इमिटर से इनपुट देंगे और कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। तो जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो आउटपुट करंट यानी आउटपुट करंट IC बटे आउटपुट वोल्टेज, तो अब ये बेस कॉमन है तो आउटपुट वोल्टेज VCB बनेगा, कलेक्टर टू बेस, यानी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा, VCB। अब देख लीजिए आंसर, तो यहाँ पे बिटवीन VCB एंड
अच्छा, आईसी उस दौरान कांस्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं तो उस दौरान इनपुट करंट कांस्टेंट रहेगा। तो जब आउटपुट करंट वाई एक्सिस पे, आउटपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, और उस दौरान इनपुट करंट आई इमीटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बेस कांस्टेंट है तो आप इनपुट इमीटर से देंगे। तो अब देख लीजिए, बिटवीन वीसीबी एंड आईसी एट कांस्टेंट आई, तो ये पहला पार्ट ही सही है। ठीक है, यही इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट यहाँ पे आई हो जाएगा और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा VEB, और उस दौरान आउटपुट वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखना है तो आउटपुट वोल्टेज VCB जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार समथिंग इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया जाता है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये इसके आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक, वैसे अब जो वीडियोस आएंगे मैं ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और अगर बाय द वे बीच में कोई और ऐसा आ गया जिसमें क्वेश्चंस केवल इंग्लिश में सेलेक्ट किए जाएंगे तो मैं ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बाइलिंगुअल ही आप लोगों को मैटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।